आपका स्वागत है जीएस विजन में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल पे फिर से स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं हमें यूट्यूब वीडियो पर। पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए हैं। बहुत खूब सारा आप लोगों ने प्यार दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। आपके ऐसा करने से हमारा उत्साह और बढ़ता है। हमें लग रहा है कि हाँ भाई, हमारा जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों के काम आ रहा है और आप लोग उसको यूटिलाइज जो है वो कर रहे हैं। और अच्छा भी तब लगता है जब आप मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर मार देते हो, तो मुझे और अच्छा तब लगता है। चलो, राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे। इससे पहले हमारी और भी कई वीडियोस आ चुकी हैं राष्ट्रपति के ऊपर। जो पहली बार इस पे आ रहा है वो पूरी सीरीज़ देखें हमारी। इस पे जो प्लेलिस्ट होगी हमारी भारत का संविधान, उसमें पूरी देख सकता है। हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों यानी कि राष्ट्रपति की जो जुडिशियल पावर है उस पर हम पहुँच चुके हैं। आज हमारी चर्चा न्यायिक शक्तियों पर होगी। देखिए, राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं भारतीय संविधान में, तो वो जरूरी भी थी। वो कौन कौन सी हैं, वो जरूरी क्यों थी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं उस पर। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा यानी कि सीजे, और जो अन्य न्यायाधीश होंगे अदर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना अब बात। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है, किस आधार पे होती है, उसको रुक जाइए, अभी उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत, आर्टिकल 124। इसके बाद नंबर 2, हाई कोर्ट आ जाइए यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश यानी कि जो अदर जज हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, अनुच्छेद 217, आर्टिकल 217। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। फिर एक बात और भी ऐड कर लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनको शपथ तो राज्यपाल दिलाएगा। शपथ राज्यपाल दिलाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, बोले तो ट्रांसफर जो है, वो राष्ट्रपति ही करता है, अनुच्छेद 222, आर्टिकल 222। तो मतलब न्यायिक शक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और साथ में उनका ट्रांसफर भी करेगा राष्ट्रपति हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ जो दिलाएगा वो राज्यपाल दिलाता है। तीसरी बात, अनुच्छेद 130 ये बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ होगी यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय की मेन बेंच होगी वो दिल्ली में होगी। आप सभी को पता ही है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, नई दिल्ली में। अनुच्छेद 130 से बोलता है कि अगर दिल्ली के अलावा किसी भारत के और स्थान पर जाकर सुनवाई करनी है, यानी कि दिल्ली के स्थान पर भारत के किसी और स्थान पर जाकर सुनवाई करनी है, तो सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहीं और भी ले जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही आप ले जा सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति इसमें अनिवार्य है। यानी कि राष्ट्रपति की तीसरी पावर आ गई कि राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की पीठ यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बेंच जो है वो दिल्ली के अलावा बाहर कहीं जाके अपना फैसला सुना सकती है, किसी मामले पर कार्रवाई कर सकती है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोरम पूरा ना हो
कोरम को हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। कोरम इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। अगर कोरम पूरा ना हो, अब कोरम क्या होता है, देखिए लोकसभा में कोरम होता है 1/10, 1/10। राज्यसभा में भी 1/10 होता है। कोरम मतलब लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए न्यूनतम कितने एमपी चाहिए, तो 1/10 होता है वो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कोरम होता है वो होता है 1/6, 1/6। ये बात ध्यान रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा ना हो, यानी कि 1/6 जज ना हो, या वर्कलोड बहुत हो गया, जज चाहिए और, तो ध्यान रखना इन कंडीशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 127 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, एडहॉक जजेस की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहॉक जजेस भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। अब एडहॉक जज यानी कि तदर्थ न्यायाधीश का प्रोसेस क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं है, तो वर्कलोड बहुत है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, और मैंने बोला कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में बुला सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से बुला सकता है, उनको बोलेंगे तदर्थ न्यायाधीश। और तदर्थ न्यायाधीश अपने पद पर तब तक रहते हैं जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। जब कोरम पूरा तो वापस हाईकोर्ट चले जाएंगे। तो मतलब अगर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही करनी है। इसके अलावा नंबर 5, अगर आर्टिकल 145 ये बोलता है कि न्यायालय यानी कि कोर्ट की प्रक्रिया, यानी कि जो प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस क्या होगा, प्रक्रिया और पद्धति यानी कि सिस्टम, यानी कि कोर्ट के प्रोसेस और सिस्टम, प्रक्रिया और पद्धति से संबंधित कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। कोर्ट की प्रक्रिया और पद्धति से संबंधित कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को राष्ट्रपति से अनुमोदित करवाएगा, राष्ट्रपति से अनुमोदित जरूर करवाएगा। तो आर्टिकल 145 बोलता है कि अगर न्यायालय की प्रक्रिया और पद्धति से संबंधित कोई कानून बनते हैं तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बनेंगे। अगली पावर, सबसे महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति। देखिए, पूरे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार अगर किसी के पास है पूरे संविधान में, तो सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह लेनी है तो राष्ट्रपति ही ले सकता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट्रपति ले सकता है, अनुच्छेद 143 यानी कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह किन मामलों पर लेगा? पहली बात, संवैधानिक मामलों पर लेगा। वो संवैधानिक मामले यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होने चाहिए, राष्ट्रपति सलाह लेगा। मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। जब राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी है किसी संवैधानिक मामले पर, तो ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ बैठेगी। संवैधानिक पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जज बैठते हैं। ये भी ध्यान रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जज बैठते हैं। मैक्सिमम कितने भी बैठ सकते हैं, मिनिमम 5 बैठते हैं, और निर्णय बहुमत से आता है। बहुमत यानी कि 5 बैठे हैं तो जो 3 बोलेंगे वही होगा। आज तक सर्वाधिक जज किस संवैधानिक पीठ में बैठे थे? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में हुआ था। सर्वाधिक जज इसी में बैठे थे, 13 जज बैठे थे।
तो राष्ट्रपति संवैधानिक मामले पर सलाह मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा तो संवैधानिक पीठ बैठेगी, यानी कि मिनिमम 5 जज बैठेंगे, और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को जो सलाह देगा वो सलाह किसी भी हाल में बाध्यकारी नहीं होती। ये भी ध्यान रखना आप। सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को सलाह देगा वो सलाह बाध्यकारी नहीं है। अब वास्तव में ये राष्ट्रपति सलाह क्यों मांग रहा है? लेकिन वास्तव में सलाह राष्ट्रपति नहीं मांगते हैं, सलाह तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद मांगती है। वो राष्ट्रपति को बोलती है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग लेते हैं। वास्तव में सलाह तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद ही चाह रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए। 1960 में एक मामला उठा था बेरूबारी। बेरूबारी क्या है? बेरूबारी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक जगह थी, और बेरूबारी जो है वो पाकिस्तान को दिया जाना था, पाकिस्तान को देना था। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 ये बोलता है कि अगर भारत में राज्य का निर्माण करना है, यानी कि एक राज्य को तोड़ के एक से अधिक राज्य बनाने हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ के एक नया राज्य बनाना है, तो वो पावर संसद के पास होगी, और संसद उस पावर को यूज कैसे करेगी? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 3 की में जो शक्ति है वो है राज्य निर्माण की। लेकिन यहां पर तो क्या हो रहा है? यहां पर तो भारत का क्षेत्र किसी अन्य देश को देना है, या अन्य देश से भारत का क्षेत्र, अन्य देश से किसी क्षेत्र को भारत में मिलाना है। जैसे कि सिक्किम को मिलाया था हमने, सिक्किम भी तो हमने बाद में मिलाया है आगे चलकर। अगर ऐसा केस आता है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से बोला, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से बोला, और एक केस हुआ था बेरूबारी वाद 1960। बेरूबारी वाद में अब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को सलाह क्या दी? सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को सलाह यह दी कि अगर राज्य निर्माण, राज्य का नाम बदलना है, राज्य की सीमा परिवर्तन करना है, अगर ये 3 केस हैं तो संसद सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कर सकती है। लेकिन अगर अपना क्षेत्र किसी और देश को देना है, या किसी और देश से कोई क्षेत्र भारत में मिलाना है, तो ध्यान रखना पहले अनुच्छेद 368 का प्रयोग करें। अब अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पहले संविधान संशोधन कीजिए, उसके बाद अनुच्छेद 3 का प्रयोग कीजिए। तो यह संविधान में लिखा नहीं था, ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने बोली, और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह किसने मांगी? राष्ट्रपति ने मांगी। लेकिन वास्तव में सलाह किससे मांगने के लिए कौन बोल रहा था? प्रधानमंत्री ही सलाह मांगने के लिए बोल रहे थे। यानी कि अगर संविधान में अगर राष्ट्रपति से सलाह लेने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रपति के पास है। हाँ, और एक और बात, अगर राष्ट्रपति ने जो सलाह मांगी है उस बीच सुप्रीम कोर्ट कुछ पूछना चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ रिपोर्ट चाहता है, तो राष्ट्रपति की तरफ से वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखेगा महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो मतलब सलाह मांगने में 3 लोगों का रोल हो गया, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल। यानी कि राष्ट्रपति की बात जो रखनी है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अटॉर्नी जनरल ही रखेगा, महान्यायवादी। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में अगली शक्ति है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति इसलिए दी गई है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और चूंकि ये भी हो सकता है कि किसी मामले की सुनवाई करते समय न्यायालय से भूल हो गई हो, या फिर न्यायालय में जो एविडेंस है वो पूर्णतः मौजूद नहीं हो पाए, उन एविडेंस के बाद में पता चला, तो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में जो शक्तियां हैं वो एक तरीके से 5 हैं। पहला, क्षमा यानी कि पार्डन। नंबर 2, लघुकरण यानी कि कॉम्यूटेशन। नंबर 3, परिहार यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको रीमिशन। चौथा है इसके बाद विराम यानी कि रिस्पाइट।
और पांचवा है प्रविलंबन। प्रविलंबन इसको बोलते हैं रिप्राइव। क्षमा क्या है? क्षमा का मतलब है अब यानी कि उसको बिल्कुल ही अपराध मुक्त कर देना, या दोष मुक्त कर देना, उसकी सजा को पूर्णतः माफ कर देना, सभी आरोपों से मुक्त कर देना, क्षमा होगा। लघुकरण क्या है? लघुकरण का मतलब है दंड की प्रकृति बदलना, यानी कि दंड का नेचर बदलना। दंड का नेचर यानी कि दंड की प्रकृति बदलने का मतलब यह हुआ कि कठोर दंड को साधारण कर देना। जैसे माना कि किसी की सजा थी मृत्युदंड, बाद में उसको आजीवन कारावास कर दिया, या माना कि आजीवन कारावास था उसको कुछ वर्षों में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब दंड की प्रकृति बदलना लघुकरण कहलाएगा। तीसरा है परिहार। परिहार का मतलब ये होगा कि दंड की अवधि कम करना। दंड की अवधि कम करने का मतलब यह है कि सजा थी 5 साल की, उसको 3 साल कर दिया, है ना, घटा के 10 साल की थी उसको 4 साल कर दिया। दंड की अवधि कम करना परिहार कहलाएगा। विराम का मतलब ये होगा कि किसी व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण, यानी कि उसकी स्पेशल कंडीशन के कारण उसके दंड को, उसके कठोर दंड को साधारण कर दो। किसी व्यक्ति विशेष की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके कठोर दंड को साधारण कर देना, ये आपका कहलाएगा विराम। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग, इनकी अवस्था को देख के इनकी सजा को राष्ट्रपति चाहे तो कम कर सकता है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, इनकी सजा को राष्ट्रपति चाहे तो कम कर सकता है, माफ कर सकता है, इनकी स्पेशल कंडीशन को देख के, इनकी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगी। विकलांग को कर सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की स्पेशल कंडीशन को देखते हुए राष्ट्रपति चाहे तो इनकी सजा को साधारण कर सकता है। और लास्ट में है प्रविलंबन, यानी कि रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है? प्रविलंबन, इसका मतलब एक लाइन में होता है मृत्यु दंड को अस्थाई निलंबित करना, यानी कि मृत्यु दंड को अस्थाई यानी कि कुछ समय के लिए सस्पेंड करना। अब ये थोड़ा चर्चा का हमारा विषय ये है कि ये क्यों होता है ऐसा। देख लीजिए, होता क्या है कि अगर किसी ने राष्ट्रपति के पास माना किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है और उसने राष्ट्रपति के पास या तो क्षमा के लिए प्रार्थना की है या लघुकरण के लिए की है। क्षमा मतलब बिल्कुल ही अपराध मुक्त कर दें उसको, और लघुकरण मतलब उसके मृत्यु दंड की प्रकृति को बदल दें, यानी कि उसकी दंड की प्रकृति बदल दें, उसको कठोर दंड से साधारण दंड में ले आए। अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पास लघुकरण या क्षमा के लिए रिक्वेस्ट की है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने अभी निर्णय नहीं लिया है और उसी दौरान उसकी फांसी की डेट आ गई। मान लीजिए एक व्यक्ति की फांसी की डेट 20 मई है और आज 1 मई है, और उसने राष्ट्रपति के पास रिक्वेस्ट की और राष्ट्रपति ने ना तो भी हाँ बोला ना बोला, यानी कि राष्ट्रपति भी निर्णय ले रहे हैं और 20 मई आ गई, तो याद रखना उसकी 20 मई को फांसी नहीं होगी, उसकी फांसी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देंगे, है ना, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि संविधान में प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी की रिक्वेस्ट पर उस पर निर्णय कितने समय में लेगा, यानी कि राष्ट्रपति क्षमा या लघुकरण जो भी करेगा वो कितने समय में करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दिया हुआ। तो अगर राष्ट्रपति 1 साल का समय लेता है तो बंदा 1 साल के लिए और बच गया, यानी कि जिसको फांसी 20 मई को होनी थी तो उसको फांसी अब 1 साल बाद होगी। जो भी निर्णय आएगा, अगर हुई या ना हुई तो वो 1 साल बाद ही होगी। तो मतलब अगर किसी ने लघुकरण या क्षमा के लिए रिक्वेस्ट की है और उस दौरान उसकी फांसी की डेट आ जाती है, तो उसकी फांसी की डेट यानी कि मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित, सस्पेंड कर देंगे तब तक जब तक फैसला नहीं आ जाए। ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति थी। देखिए एक और बात आप इसमें जानिए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1,
क्षमा अनुग्रह होगा, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्षमा अधिकार नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आप। अगर आप क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अनुग्रह करेंगे, आप अपना ये नहीं कि मेरा अधिकार है मुझे दो। तो क्षमा एक अनुग्रह होगा, ना कि अधिकार। नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। और चूंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो यानी कि यहां पर भी एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। मंत्री परिषद सलाह देगी, राष्ट्रपति करेगा। इसी पॉइंट की वजह से राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो थे हमारे, उनकी थोड़ी आलोचना हुई थी। उनकी आलोचना ये हुई थी कि अफजल अली केस में डॉक्टर कलाम ने क्या किया था कि मंत्री परिषद से सलाह मांगी थी, मंत्री परिषद से सलाह मांगी थी। लेकिन संविधान क्या बोलता है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी क्षमादान के लिए, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह नहीं मांगेंगे, ये बात ध्यान रखिए। और तीसरी बात, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यानी कि इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए, भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति को कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण बातें। तो क्षमा अनुग्रह होगी, ना कि अधिकार। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करेंगे और इस शक्ति का राष्ट्रपति के जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये तो रही जी बात राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की। वनडे में सवाल बनेगा कि कौन से आर्टिकल में है। बहुत अच्छा सवाल बना तो लघुकरण क्या है, परिहार क्या है, विलंब क्या है, आपसे ये पूछ लेगा। यूपीएससी में बोलेगा तो यूपीएससी में कूट आपको देगा कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी क्षमादान की शक्ति है, बताइए ऑप्शन ए बी सी डी कौन कौन सा। मेंस में पूछेगा तो मेंस में पूछ लेगा अभी इसे डिस्क्राइब कीजिए। और क्या पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है जो भारतीय राष्ट्रपति है इसकी न्यायिक शक्ति की अमेरिकन राष्ट्रपति से तुलना, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकन राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में क्या अंतर है। शॉर्ट में निपटाता हूं। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है, साफ साफ आर्टिकल 72 में। अमेरिका में साफ साफ संविधान में लिखी हुई नहीं है, पहली बात सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में साफ साफ लिखी गई है, अमेरिका में नहीं लिखी गई है। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी माफ कर सकता है। जो सैनिक न्यायालय ने दंड दिया है, सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। अमेरिकन राष्ट्रपति भी कर सकता है। नंबर 3, राष्ट्रपति अपनी जो क्षमादान की शक्ति है वो मंत्री परिषद की सलाह पर प्रयोग करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर शक्ति का प्रयोग करेगा, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिकन राष्ट्रपति स्वविवेक से शक्ति का प्रयोग करता है। चौथा, राष्ट्रपति संघ की जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहां तक अपनी इस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। प्लस भारतीय राष्ट्रपति जो है वो राज्यों में मृत्यु दंड भी माफ कर सकता है। देखिए, राज्यों के मामले में बाकी शक्ति राज्यपाल के पास है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ करना है राज्यों में तो राष्ट्रपति ही करेंगे। तो संघ में सारे दंड माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास आ गई। राज्यों के मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति के पास संघ की कार्यपालिका का जहां तक विस्तार है वहीं तक है, राज्य के मामले में उसके पास शक्ति नहीं है अमेरिकन राष्ट्रपति के पास। क्लियर है। पांचवा, भारतीय राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यानी कि उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने जिस शक्ति का प्रयोग किया उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन यूएसए में आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये इनकी तुलना थी। भारतीय राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में है, यहाँ ऐसा नहीं दिया गया है। और भारतीय राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है, ये भी कर सकता है। ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है राष्ट्रपति, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यों में मृत्यु दंड भी माफ कर देता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का, यानी कि जो राष्ट्रपति की न्यायिक यानी कि क्षमादान की शक्ति है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन यानी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। ये तो था भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकन राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में तुलना। अब थोड़ा सा और हो जाए काम। एक तरफ भारतीय राष्ट्रपति और एक तरफ राज्यपाल यानी कि गवर्नर। बात वही रहेगी, बस कंपैरिजन स्टडी हमारी काम दे देगी। ये भारतीय राज्यपाल, अब राज्यपाल के पास कौन सी न्यायिक शक्ति है, फिर कंपेयर करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 में है, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 161 में है, 161। भारतीय राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, राज्यपाल भी राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार है वहां तक राष्ट्रपति सदा को माफ कर सकता है, लघुकरण कर सकता है वगैरह वगैरह। राज्यपाल जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहां तक लघुकरण वगैरह कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना जो राज्यपाल है वो मृत्यु दंड को माफ नहीं करेगा। राज्यों में मृत्युदंड माफ करना भी किसकी शक्ति? राष्ट्रपति की शक्ति है। अगला, राष्ट्रपति की शक्ति को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इस शक्ति को यानी इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। राज्यपाल की शक्ति का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यानी कि इसको भी आपको चाहें तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो जी ये तो थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में हमने पहले कुछ न्यायालय संबंधी शक्तियाँ देखी, उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है। अमेरिकन राष्ट्रपति और भारतीय गवर्नर दोनों से कर लिया हमने कंपेयर, तुलना। मैं चाह रहा हूं कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां बची हैं वो भी इसी में कर लें, ताकि अगली वीडियो जो आए वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति पे आ जाए। आओ जी, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या है? फाइनेंशियल पावर। नंबर 1, धन विधेयक यानी कि मनी बिल हमेशा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आएगा। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आएगा और लोकसभा में आएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आएगा और पहले लोकसभा में आएगा, यानी कि धन विधेयक आप राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं ला सकते। बाकी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर ला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं ला सकते। एग्जाम्पल, 9वीं लोकसभा में एक मनी बिल लाया गया, राष्ट्रपति एस वेंकट रमन से पूछे बगैर लाया गया। राष्ट्रपति एस वेंकट रमन ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला कि मनी बिल था, अब मेरे से पूछे बगैर ले आए। नंबर 2, धन विधेयक यानी कि मनी बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है और मना कर सकता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है और मना कर सकता है। अब अगर यहीं पर ये सिंपल बिल होता तो सिंपल बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, मना कर सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए। लेकिन मनी बिल को नहीं, मनी बिल पर राष्ट्रपति के पास 2 ही पावर हैं, हस्ताक्षर कर सकता है और मना कर सकता है। तीसरी बात, बजट, जिसको बोलते हैं केंद्रीय या वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, बजट। जो संघ का बजट है यानी कि केंद्र का बजट, उसको संसद में राष्ट्रपति ही रखवाएगा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 112 ये बोलता है। जो संघ का यानी कि सेंटर का बजट है, उसको बजट पड़ता तो वित्त मंत्री, रेल मंत्री या कोई मंत्री है, बजट पड़ेगा मंत्री, लेकिन बजट को संसद में राष्ट्रपति रखवाएंगे। ये बात ध्यान रखना, अनुच्छेद 112। अगर बजट में कोई अनुदान मांग है,
अनुदान मांग ये क्या है, मैं जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा वहां जाके डिस्कस करूंगा, ये काफी लंबा चैप्टर है मेरा। बजट में अनुदान मांग है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखी जा सकती है, ये भी ध्यान रखिए आप। बजट को राष्ट्रपति रखाएंगे और अनुदान की मांग राष्ट्रपति के कहने से ही, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही रखी जा सकती है, राष्ट्रपति से पूछकर रखी जा सकती है। पांचवा अगला पॉइंट कि राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, यानी कि फाइनेंस कमीशन, और इस वित्त आयोग का काम है सेंटर और स्टेट के बीच करों का बंटवारा करना। केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस वित्त आयोग करता है, और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। अंतिम, भारत के राष्ट्रपति के अधीन एक आकस्मिक निधि होगी। आकस्मिक निधि को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिजेंसी फंड। देखिए, दो फंड मेन होते हैं आपके, एक तो संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें भारत सरकार की सारी जमाएं जमा होती हैं, सारे खर्चे संचित निधि से होते हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से। एक होती है आकस्मिक निधि जिसे बोलते हैं कॉन्टिजेंसी फंड। अब इसके पीछे कहानी क्या है, देखिए, सरकार का सारा पैसा संचित निधि में पड़ा होता है, और संचित निधि से पैसा संसद ही निकाल सकती है, कोई और निकाल नहीं सकता। तो मान लीजिए कि भारत में धन की आवश्यकता है, माना कि अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसकी वजह से संचित निधि से धन निकालना है, और धन तो संसद निकालेगी, और संसद आपको पता कि 12 महीने बैठती नहीं है, संसद के सत्र होते हैं। तो मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, और हमें चाहिए धन, यानी कि सरकार को धन चाहिए, कोई आपदा आ गई या कोई प्रॉब्लम होगी, इस कंडीशन में अगर धन चाहिए तो क्या करेगी सरकार कि राष्ट्रपति के अधीन एक आकस्मिक निधि होती है, इस आकस्मिक निधि से धन निकाल लेगी, यानी कि राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल के दे देगा। मान लो जी कि बरसात में आपदा आ गई, बिहार में बहुत सारा नुकसान हो गया, तो बिहार को कुछ पैसा देना है, लेकिन संचित निधि से पैसा तभी निकलेगा जब संसद बैठेगी। तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के बिहार को दे सकता है। तो आकस्मिक निधि किसके अंडर में होती है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 267 आर्टिकल 267। एक बात और ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति संचित निधि से पैसा आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के देता है, मान लीजिए कि 200 करोड़ राष्ट्रपति ने आकस्मिक निधि से निकाल के बिहार राज्य को दे दिया, तो जब संसद का सत्र शुरू होगा, तो ध्यान रखना, संसद उतना ही 200 करोड़ रुपया संचित निधि से आकस्मिक निधि में डालेगी। मतलब आप आकस्मिक निधि से जितना पैसा खर्च करेंगे, उतना पैसा संसद की बैठक शुरू होने पर संचित निधि से आकस्मिक निधि में आएगा। तो मतलब किसी आपदा जैसी कंडीशन में पैसा खर्च हम आकस्मिक निधि से कर लेते हैं, लेकिन उसका वास्तविक भार संचित निधि पर ही पड़ेगा। जितना पैसा आप यहाँ से खर्च करेंगे, उतना संचित निधि से इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ थी, धन विधेयक के संबंध में, बजट के संबंध में, अनुदान मांग के संबंध में। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंडर में होती है। तो हमारी चल रही है सीरीज भारत का संविधान, और भारत के संविधान में पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की ये शक्तियां पूरी हो चुकी हैं। अब बची हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। स्वस्थ रहें और अपना सभी अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।